नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड एट द रेट में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अपनी लगन के साथ अपनी इच्छा को और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाइए। बाकी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। शानदार सेशन, शानदार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। प्राचीन भारत के इतिहास पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। 175 क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया है, आज उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैं आपको बीच में लेकर लाता रहूँगा दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला का। आज का पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची 2 से सारांशित किया गया है, यानी सूची 1 और सूची 2 को सारांशित यानी एक दूसरे से सारांशित किया गया है। और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ स्थान दिया हुआ, दूसरी तरफ स्मारक और नीचे कूट दिया है। तो कूट की सहायता से आपको सही मिलान वाले यानी सही को सम्मिलित करते हुए बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों कि उत्तर क्या होगा। दोस्तों एक तरफ स्थान, दूसरी तरफ स्मारक। कौशाम्बी की बात करें दोस्तों, कौशाम्बी की बात करें तो ये घोषित राम मठ हो जाएगा। ये कुशीनगर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका राणा भर स्तूप। सारनाथ की बात करें तो ये धमेक स्तूप हो जाएगा। और श्रावस्ती का सेहत बेहद हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 कहाँ पे है? सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछता है दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती, जापानापद, नेपोलियन साम्राज्य का गठन किया था। इसका उल्लेख किस पाठ में है? प्रश्न क्या है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती, जापानापद, नेपोलियन साम्राज्य का गठन किया था। इसका उल्लेख किस मठ में है? पहला बुद्ध घोष की सामंत प्रसादिका, कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ने की अष्टाध्यायी, तांत्रिका, महाभाष्य। तो फटफट से कमेंट में आंसर कीजिए। तो दोस्तों बात की जाए तो अशोक ने अवंती महाजनपद पर विजय प्राप्त की और इसे मौर्य साम्राज्य में जोड़ा, जबकि उनके पिता बिंदुसार प्रभारी थे। यह बुद्ध घोष द्वारा लिखित सामना प्रसादिका में दर्ज है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी बुद्ध घोष की सामंत प्रसादिका। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सूची दी हुई, एक दूसरी सूची 2 दी हुई है। पहला दे रहा है गंधार कला, दूसरा जूनागढ़ शिलालेख, तीसरा मिलिंद हो तक्षशिला, दूसरी तरफ दिया है मिलिंडर, पातिक, कुषाण, रुद्रदामन। तो आपको कला या शिलालेख से संबंध बताना है कि किसका संबंध किससे है। कूट का उत्तर देते हुए यानी सही कूट का चयन कीजिए कि कौन सा मिलान सही है। दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों गंधार कला का हो जाएगा आपका कुषाण, जूनागढ़ का हो जाएगा रुद्रदामन, मिथिल का मिलिंडर और तक्षशिला का पथिक। तो ये क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 कहाँ पे? सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। पतंजलि पुष्यमित्र के यज्ञ पुरोहित थे। बाण भट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा है। भरतपुर स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। शेयर करते रहिए दोस्तों वीडियो को, क्योंकि काफ़ी शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है। तो दोस्तों अगर बात की जाए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा सही? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। पतंजलि पुष्यमित्र यज्ञ पुरोहित थे। बाण भट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा।
भरतपुर इसके बनाने का श्रेय पुष्यमित्र सिंह को दिया। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यही आपका जो उत्तर कौन सा होगा? तो ये उत्तर हो जाएगा, बारभट्ट पुष्यमित्र सिंह को आर्य कहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम सही है? आपको बताना है कि प्राचीन काल में भारत पर जो आक्रमण हुआ था उसके संबंध में जो कालक्रम है किसके बाद कौन आया वो आपको बताना है। पहला यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, फिर यूनानी। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि कौन सा क्रम अनुसार सही है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका यूनानी, शक, कुषाण। पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक फेनोमेनचैत ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद अनुरूप है? आपको बताना है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च, 15 मई, 31 मार्च, 21 अप्रैल। तो प्यारे दोस्तों, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से जो एक के तदनुरूप है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 22 मार्च। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधार कला के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है, शैली को इंडो ग्रीक या बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। दूसरा कह रहा है, गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया है। गांधार मूर्ति कला शैली में बुद्ध की मूर्तियों यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई है। गांधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। तो सही कूट में आपको बताना है, सही कूट क्या कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, कूट क्या कह रहा है? 1 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3 इनमें से कोई नहीं। तो गांधार कला के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों कूट कौन से पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मथुरा कला के विषय में कौन सा कथन सही है? बृहत्तर काल में विकसित हुई मथुरा शैली के मूर्तिकारों ने विभिन्न देशी परंपराओं के सम्मिश्रण से इस कला को जन्म दिया, जिसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी हैं। परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क की सिरविहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। सही है। दूसरा कथन कह रहा है, मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र, प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, पुष्पश आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा कला का भगवत और सांची कलाओं के साथ टिकट का संबंध है। तो कूट को बताना है, पहला, दूसरा, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, इनमें से कोई नहीं, दोनों सही था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? पहला है जूनागढ़, भीतरी, नासिक, सांची। तो दोस्तों जिस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है वो है जूनागढ़। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सुग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया? सातवाहन, कुषाण, केनवा, गुप्त। सुग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया? आपका ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, केनवा, गुप्त। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। ये तो दोस्तों केनवा, और केनवा को ही क्या कहते हैं? कण्व। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। केनवा को ही कण्व कहा जाता है, अभी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो को कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल नए विजिटर हैं, वीडियो
सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि विदर्भ यानी बरार के विजय के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला, विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। वह मौर्यों की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्लभता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित किया। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य का अधीन कर दिया। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्र से यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ की विजय का वृत्तांत भी उल्लेख मिलता है। तीनों कथन सही है। उपयुक्त कोड से सही उत्तर का चयन करना है, तो कौन से कोड पे बी पे आ रहा है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में सत्य है। पहला है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इसके अलावा उसे राजराज और विंध्य नरेश की उपाधि भी धारण की थी। दूसरा, नासिक से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें से एक तरफ नापान और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम अंकित है। तो उपयुक्त कोड से उत्तर का चयन करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, गौतमी सतकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना भी की। इसके अलावा उसने रामराज तथा विंध्य नरेश की उपाधि धारण की। यह सही है। तो उसे नासिक से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें से एक तरफ नायपान, दूसरी तरफ गौतमी सतकर्णी का नाम है। दोनों सही है। दोनों सही किस कोड पे दे रहा है। पहले पे दे रहा है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चेदी वंश के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। इस अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने किया था। दूसरा, खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। वह जैन तीर्थकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ, जिसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मगध का शासक महापद्मनंद कलिंग ले गया था। तीसरा, खारवेल अनेक गुहा विहार बनवाए। लाच्छों से पता चलता है कि उदयगिरी में 19 तथा कंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ था। महाविजय प्रसाद किसी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया भव्य भवन था। चौथा, हाथी गुफा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान देने का यानी गांव देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेर एवं पांड्यों को इसके अलावा पराजित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। तो सर फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये चारों ही आपके ऑप्शन क्या है, सही हो जाएंगे। तो चारों ऑप्शन का कोड कौन सा है, ए दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मौर्योत्तर काल में सामाजिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मौर्योत्तर काल में परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र मौजूद थे, किंतु शिल्प एवं वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला। बड़ी संख्या में विदेशियों का समाज में आगमन हुआ और उन्हें आत्मसात किया गया। दूसरा, सातवाहन शासकों के नाम का मात्र प्रधान होना स्त्रियों की अच्छी दशा को दर्शाता है। इसने धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेती थी, कभी कभी वे शासन कार्यों में भी भाग लेती थी। तो ऊपरी कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों, मौर्यता काल की बात करें सामाजिक व्यवस्था पर, तो इसके पहला और दूसरा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि मौर्योत्तर काल की धार्मिक स्थिति कैसी थी। भक्ति का विकास इस काल में धर्म की प्रमुख विशेषता है। बाद में भक्ति के साथ अवतारवाद की परिकल्पना भी जुड़ गई। अवतारवाद के साथ साथ मूर्ति पूजा भी की जाने लगी थी। दूसरा, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। तीसरा, बौद्ध धर्म में पूजा आरंभ हुई एवं उसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय में भी हुआ।
सही कूट का चयन करना है दोस्तों। कूट में एक ऑप्शन 4 नहीं है, इसको 4 हटा देते हैं। चलिए माफ़ कीजिएगा, फिगर बड़ा हो गया। चलिए कौन सा कूट आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है, डी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है सातवाहन, वाटक, चालुक्य। निम्नलिखित में से सही कोड का चयन करना है कि जिसके बाद क्या आया है। दोस्तों पहले सातवाहन आया था, फिर वाटक क्या आया था, फिर चालुक्य आया था। तो कौन सा कोड हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि शक युग कब से शुरू हुआ? पहला है 56 ईस्वी, 78 ईस्वी, 56 ईस्वी। उपरोक्त में से कोई नहीं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 2 बार ऑप्शन हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए, तो शक युग कब से शुरू हुआ था? 56 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 76 ईस्वी में। उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से दोस्तों उत्तर कीजिए कि कमेंट में आंसर क्या होगा। तो दोस्तों शक की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। समझ में आ रही है? कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। शक युग कब से शुरू हुआ? बस में दोस्तों प्रश्न यही था ना कि शक युग कब से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, पुष्यमित्र, शुंग। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो दोस्तों प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जिसके समकालीन था वो था पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र। यानी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र। तो दोस्तों सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन प्रारंभ किया था आंध्र में। आंध्र में शुरू किया था। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या फिर चेरों के अधीन। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या फिर चेरों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए, क्या उत्तर होना चाहिए। तो दोस्तों सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया, वो था मौर्यों के अधीन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? सीसा, प्रोटीन, तांबा, स्वर्ण। फटाफट से आंसर कीजिए कि बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? तो दोस्तों सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक सोने की बनी थी। किसकी बनी थी? सोने की बनी थी, जिसको स्वर्ण नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे?
प्रश्न क्या है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो दोस्तों ये थे कलिंग। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कलिंग। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट में आंसर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यापार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा, मुगलों के द्वारा? फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो दोस्तों भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया पार्थियनों के द्वारा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, भारत में पहली बार सैनिक शासन जो व्यापार में लाई गई थी वो लाई गई थी ग्रीकों के द्वारा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गलती हो गई, ग्रीकों के द्वारा। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यापार में कब लाया गया था? ग्रीकों के द्वारा। बात समझ में आ रही है? इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल का निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर, सरमन। प्राचीन काल का निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? तो दोस्तों प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक था खारवेल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? शकों, पार्थियनों, यूनानियों, कुषाणों ने? प्रश्न क्या है कि भारतीय रंगमंच में यवनिकों का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है शकों, पार्थियनों, यूनानियों, कुषाणों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों भारतीय रंगमंच में यवनिकों का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त, मौर्य, सातवाहन, वर्धन। स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त, मौर्य, सातवाहन, वर्धन। तो अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त, मौर्य, सातवाहन, वर्धन। तो अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सातवाहन वंश में। तो सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ इसी श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द